हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी FY22 की शुरुआत हो रही है। न्यू फाइनेंशियल ईयर हमेशा कुछ न कुछ बदलाव लेकर आता है, खासकर टैक्स, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग के रूल्स से रिलेटेड। तो इस फाइनेंशियल ईयर से भी टैक्स, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग के रूल्स में कुछ बदलाव आ रहे हैं, जिन्हें हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं चेंजेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो क्या बदलाव हैं जो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हैं और जिन्हें जानना हमें बेहद ज़रूरी है। तो पहला जो चेंज है वो है डिविडेंड इनकम से रिलेटेड। टीडीएस ऑन डिविडेंड पेमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड आपको कभी ना कभी मिलता ही होगा। जो भी कंपनी डिविडेंड पे करती है इन्वेस्टर्स को, उस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होता है और इन्वेस्टर्स के अकाउंट में जो डिविडेंड अमाउंट क्रेडिट होती है वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही होती है। फिलहाल जो टीडीएस कटती है वो 7.5% के हिसाब से कटते हैं। यानी अगर आपको 10,000 रुपीज़ डिविडेंड आया है तो उसका 750 रुपया टीडीएस में कट जाता है। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से टीडीएस रेट 7.5% से बढ़कर 10% हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको 10,000 रुपया डिविडेंड मिला है तो अब 1,000 रुपया टीडीएस में कटेगा, जो कि पहले 750 रुपये कटता था। तो हम स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास कई सारे शेयर्स होंगे एंड मोस्टली जो कंपनी है वो डिविडेंड पे आउट करती है। साल में कई सारी कंपनियां डिविडेंड पे आउट करती है। तो अगर पे आउट अगर आपका 5,000 से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ता है, टीडीएस कटता है। तो टीडीएस जो पहले 7.5% थी, अब 1 अप्रैल 2021 से 10% हो जाएगी। इनफैक्ट लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया था कि 10% टीडीएस कटेगी, लेकिन कोविड-19 के कारण उन्होंने उसमें थोड़े से बदलाव किए थे। उसको रिड्यूस करके 10% से 7.5% कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों के पास कंजम्पशन के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे हों। अब जो है 1 अप्रैल 2021 से वो वापस 7.5% से बढ़कर 10% हो जाएगा। तो जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं सेकंड चेंज क्या है। सेकंड जो बदलाव होने वाले हैं वो सैलराइड एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं। उनके प्रोविडेंट फंड जो कटते हैं उससे रिलेटेड है। तो अगर आप सैलराइड एम्प्लॉय हैं तो आपको मालूम होगा आपका 12% जो अमाउंट है आपके बेसिक सैलरी का वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में जाता है, जो कि रिटायरमेंट के टाइम पर आपको वो पैसे मिलते हैं। 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है एंड 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। यानी 12% जो सैलरी जो लेते हैं वो देते हैं एंड 12% जो कंपनी है वो पे करती है। टोटल अगर वो टोटल अमाउंट जो है 5 लाख से अगर ऊपर हो गया है तो अब जो उसका जो इंटरेस्ट रहेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं देना पड़ता था। तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो है 2.5 लाख पर एनम से ज़्यादा जाता है तो 2.5 लाख अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो उतना ही जो है एम्प्लॉयर भी करती है। जो टोटल कंट्रीब्यूशन वो 5 लाख चला जाता है। तो 5 लाख के अगर ऊपर जाती है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब देखते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे आती है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो है 12 लाख से ज़्यादा है एक साल में, 12 लाख से ज़्यादा अगर आपका प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है तो उसमें 5 लाख जो है वो टैक्स फ्री होगी, क्योंकि वो जो ये रूल लाए हैं उसके अनुसार। बट ऊपर के जो 7 लाख्स हैं, जो रिमेनिंग 7 लाख्स है वो टैक्सड होंगे। वो टैक्स कैसे होंगे? पूरा 7 लाख जो आपका पूरा अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा, बल्कि जो इंटरेस्ट इनकम जो उस पर आएगी। अगर 7 लाख का हमारा पीएफ में जा रहा है तो अभी पीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% है। 8.5% के हिसाब से जो अमाउंट आएगी, इंटरेस्ट इनकम आएगी, वो 59,500 आएगी। उस पर 30% टैक्स रेट लगेगी। बिकॉज अगर आप 12 लाख का अगर आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियसली आप 30% के ब्रैकेट में होंगे, तभी आपका इतना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर 30% के हिसाब से जो टैक्स आएगी वो आएगी 18,450 रुपीज़। यानी 59,500 जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर 30% जो कैलकुलेट करके आता है वो 18,450 रुपीज़ आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर लें पीएफ में वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती थी। तो गवर्नमेंट ने इनकम डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए सैलराइड एम्प्लॉय में इन्होंने ये नियम लाए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी।
अब देखते हैं थर्ड क्या है। सो थर्ड है प्री फिल्ड ITR फॉर्म्स। ये भी काफ़ी अच्छा बदलाव है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी जो क्या होगी, जो इंडिविजुअल जो टैक्स पे करते हैं, अब प्री फिल्ड होके जो रिटर्न फाइल करना है वो जो हमें आएगी, वो सब कैलकुलेट होके आएगी वो फॉर्म में कि कौन से सोर्सेज से हमें ये इनकम आई है, कौन से सोर्सेज से दूसरी इनकम आई है। तो कम्प्लीटली एक जगह इनकम हेड में वो फिल होके आएगी। तो काफ़ी सारे लोग जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा डिटेल्स कहाँ पर फिल करना है। तो ये उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगी, क्योंकि वो सब फिलअप होके आएगी तो वो डायरेक्टली जो है ई फाइल कर सकते हैं। या अगर आप ई फाइल नहीं भी कर रहे हैं, नॉर्मल फाइल भी कर रहे हैं टैक्स फाइल, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अभी जो फ़िलहाल क्या होती है, अगर आप सैलराइड एम्प्लॉय होंगे तो आपको मालूम होगा कि सैलरीड एम्प्लॉय को भी अभी जो आती है उनको सब फिलअप होके आती है, सैलरी इनकम क्या है, क्या टैक्स डिडक्ट हुई है, वो सब फिल्डअप होके आती है। तो उनको जो है टैक्स फाइल करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अब गवर्नमेंट के पास हमारा पैन रहता है, तो पैन के बेसिस पे वो सारा डिटेल फेच कर लेगी। एंड जो इनकम टैक्स जो हम पेमेंट करेंगे उसमें सैलरी इनकम के अलावा जो हमारा कैपिटल गेंस, अगर हम कोई सिक्योरिटी बेचते हैं यानी शेयर बेचते हैं, या अगर हम म्यूचुअल फंड बेचते हैं, उसमें से हमें जो कैपिटल गेंस जो आती है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो वो पहले हमें बाद में इंक्लूड करना पड़ता था, वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएगी। इसके अलावा अगर डिविडेंड मिला है हमें कहीं से, किसी स्टॉक से, वो भी उस पर जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो भी उसमें कैलकुलेट होकर आएगी। इसके अलावा अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा के रखा है बैंक में, या पोस्ट ऑफिस आपका सेविंग्स है, उस पर भी जो इंटरेस्ट आती है उस पर भी टैक्स लगता है। वो भी पहले हमें बाद में अलग से फिलअप करना पड़ता था, अब वो भी जो है वो कैलकुलेट होकर ऑटो कैलकुलेट होकर आएगी। तो ये बड़ा ही कन्वीनियंट प्रोसेस है प्री फिल्ड ITR फॉर्म। ये जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक है, जो टैक्स फाइल करते हैं। तो ये बड़ा ही सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का, जिसको हमें पूरे हाथ से, मैं बोलूँगा कि हमें वेलकम करना चाहिए दिल से। एंड हम जब फाइल करते हैं तो हमें ये परेशानी से ये बच जाएंगे। अब देखते हैं थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। सो फोर्थ है, इट्स अ LTC कैश वाउचर स्कीम। सो LTC कैश वाउचर स्कीम जो है गवर्नमेंट ने 2020 में लाई थी। ये इसलिए लाई थी बिकॉज खासकर जो सैलराइड एम्प्लॉय होते हैं उनको लीव ट्रेवल अलाउंस मिलती है। जो भी अलाउंस मिलती है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, यानी कि जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो उतना अमाउंट आप उसमें फिलअप करके वो टैक्स एग्जेम्पशन ले लेते हैं। अब लास्ट ईयर कोविड-19 के कारण लोगों का आना जाना एक दूसरे जगह बंद हो गया था कम्प्लीटली, बिकॉज ना फ्लाइट जा रही थी, ना ट्रेन जा रही थी, इवन रोड ट्रांसपोर्ट भी बंद थी, तो लोग कहीं आ जा नहीं रहे थे। तो उसके कारण जो उनको जो एप्लीकेबल होता है लीव ट्रैवल कंसेशन, वो अवेल नहीं कर पा रहे थे। तो उसके जगह पर उन्होंने ये नियम लाया कि अगर जितना भी अमाउंट, अगर आप LTC का जो सपोज अगर आपका अमाउंट 50,000 आप एप्लीकेबल है, आप उसमें कर सकते हैं टैक्स के लिए, उसका अगर 3 टाइम्स अगर आपने खर्च किया है किसी भी गुड्स को ख़रीदने में या सर्विसेज लेने में, तो वो उसका कंपनसेट करती है। तो ये वाउचर स्कीम जो लाई थी वो 31 मार्च 2021 तक ही एप्लीकेबल थी। तो अगर अभी तक अगर आपने वो गुड्स या सर्विसेज अगर आपने नहीं लिए हैं तो अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप 31 मार्च 2021 के बाद लीजिएगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी, एंड उसके बाद ये स्कीम भी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर अभी तक आपने ख़रीदा है, तो आप अगर आप अभी तक आपने टैक्स फाइल नहीं किया है तो आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक नियम जो है वो चेंज होने वाली है 31 मार्च 2021 से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट जो चेंज है वो है सीनियर सिटीजन से रिलेटेड। सो नो टैक्स फाइलिंग फॉर सीनियर सिटीजन एबव 75। सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 75 ईयर्स से ज़्यादा है और उनका पेंशन और अगर FD कराया है तो उसका इंटरेस्ट, और अगर सेम बैंक में आता है और इसके अलावा इनके इनकम का और कोई सोर्स नहीं है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मत समझिए कि उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनको इनकम टैक्स फाइल नहीं करनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा कि बैंक खुद ही कैलकुलेट कर इनकम टैक्स डिडक्ट कर लेगी और गवर्नमेंट को पे कर देगी। बट ये तभी एप्लीकेबल होगा जब पेंशन और FD अगर आपका है, अगर FD तो उसका इंटरेस्ट अगर सेम बैंक में आ रहा है, क्रेडिट हो रही है अगर सेम बैंक में, तभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेंशन एक बैंक में आ रही है और FD अगर आपका किसी दूसरे बैंक में है, तो पर्सन को खुद ही
टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, बिकॉज वो एक बैंक दूसरे बैंक से वो जानकारी नहीं जुटा पाएगी। तो अगर आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है और उनको पेंशन मिल रही है तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर बता दीजिएगा। वो इस परेशानी से बच जाएंगे टैक्स फाइल करने से। हालांकि टैक्स तो उनकी कटेगी, लेकिन एक टैक्स फाइल करना भी एक बड़ा ही काम होता है, तो उस परेशानी से वो बच जाएंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट चेंज क्या है। सो नेक्स्ट चेंज जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड है। तो करीब करीब 8 बैंक के जो चेकबुक हैं, पासबुक हैं, MICR कोड है, IFSC कोड जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, यानी कि डिसकंटिन्यूड हो जाएंगे। और वो क्यों होगी और वो बैंक कौन कौन से हैं, अगर इनके साथ आपका अकाउंट है तो आपके लिए बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है ये, इसलिए मैंने इसको ब्रेकिंग न्यूज़ करके बताया है। सो ये जो बैंक्स हैं, ये 8 बैंक्स कौन कौन से हैं? देना बैंक, विजया बैंक, ये सब PSU बैंक है, यानी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, कोई भी इसमें प्राइवेट बैंक नहीं है। सो देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक एंड सिंडिकेट बैंक। तो इन सारे बैंकों में अगर आपके अकाउंट हैं तो ये जो बैंक है ये अभी मर्ज होने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 से। तो अब देखते हैं कि ये मर्ज किसके साथ होंगे। सो देना बैंक एंड विजया बैंक जो मर्ज होगी वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ होगी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज होगी। कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज होगी। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के साथ मर्ज होगी एंड सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक के साथ मर्ज होगी। तो अगर इनके साथ आपका अकाउंट है, आपके सेविंग अकाउंट है या जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इन बैंक के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इनफैक्ट मैसेज आपको आ गया रहेगा, ईमेल आ गया रहेगा, बिकॉज ये सब बैंक ने ऑलरेडी जो अपने कस्टमर है उनको नोटिफिकेशन भेज दिया है, उनको कम्युनिकेशन भेज दिया है। अब क्या होगा कि आपका जो ये चेकबुक है, पासबुक है, MICR कोड है, IFSC कोड है, इन बैंक का था वो कम्प्लीटली डिसकंटिन्यूड होगा एंड आपको न्यू चेकबुक लेना पड़ेगा, ये बैंक में जाकर न्यू पासबुक लेना पड़ेगा। MICR कोड भी जो है वो न्यू मिलेगी, IFSC कोड भी न्यू मिलेगी। ये सब जो एप्लीकेबल होंगे वो एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2021 से। केवल एक सिंडिकेट बैंक का जो है उन्होंने इसको बढ़ाकर जून कर दिया है। सो जून तक ये पुरानी ही चलती रहेगी एंड जून के बाद जो है वो उनको भी ये मोड पर आना पड़ेगा, उनके भी जो कस्टमर है उनको ये सब चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको और भी डिटेल्स चेंज करने पड़ेंगे, जैसे कस्टमर को आपको जाकर बैंक में अपना अकाउंट डिटेल में मोबाइल नंबर अपडेट कराना पड़ेगा, एड्रेस अपडेट कराना पड़ेगा, नॉमिनी जो है आपके अकाउंट में वो अपडेट कराना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो बैंक के डिटेल्स हैं वो जाके आपको अपडेट कराना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अगर आपका इन बैंक के साथ अकाउंट है तो आप जाकर करवा लीजिए। ये बैंक जो है जिनके साथ मर्ज हुए उस बैंक में जाकर आपको ये करवाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोग इससे इम्पैक्टेड होंगे, बिकॉज ये सारे बैंक के काफ़ी करोड़ों में कस्टमर्स होंगे, तो ये सब जो कस्टमर है वो इम्पैक्ट आएंगे। तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सब जो कुछ चेंजेस थे जो मुझे लगता है कि आपको जानने चाहिए, हमें जानने चाहिए एंड ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हम मोस्टली जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई सारे लोग जो हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड हम हैं ही, बैंक हर एक का बैंक में अकाउंट होता ही है। अगर हम सैलराइड एम्प्लॉय हैं तो हमें प्रोविडेंट फंड कटता ही है। तो ये सब जो है हम सब से रिलेटेड है, इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सब इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना व्यू या फीडबैक भी लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। बट इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को मोस्टली आप सबके साथ सर्कुलेट करें, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलूँगा मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।